हेलो, वेलकम टू सीआरएम। 29 अगस्त आज के करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड जीएस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है। 29 को सेलिब्रेट किया था नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस, जो कि हॉकी के लीजेंड मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को। अब मेजर ध्यानचंद सिंह जी का जन्म कभी हुआ था, किस वर्ष में? तो 1905 में। 1905 में इनका जन्म हुआ था, 29 अगस्त 1905 में। और इनके ही जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इनके बारे में और थोड़ा सा जानकारी ले लो कि इन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। और लगभग 400 से ज़्यादा गोल इन्होंने अपने करियर में किए हैं। तो इन्हें हॉकी के जादूगर भी बोला जाता है, मेजर ध्यानचंद को। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज का अगला न्यूज है कि जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, उन्होंने बोला है कि जो कृषि और इलेक्ट्रिसिटी बिल का जो ऑर्डिनेंस लाया हुआ है केंद्र सरकार ने, तो बोलते हैं कि यह संविधान का उल्लंघन है, क्योंकि एग्रीकल्चर संविधान में राज्य के सूची में रखा गया है। जैसा कि आप जानते हो कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन किया गया है। जैसे कुछ विषय सेंट्रल लिस्ट में रखे गए हैं, कुछ स्टेट लिस्ट में रखे जाते हैं, और कुछ हैं जो कंकरेंट लिस्ट में रखे जाते हैं। तो सेंटर के लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, और स्टेट के जो लिस्ट में जो सब्जेक्ट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि एग्रीकल्चर पे जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो एग्रीकल्चर एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो इस पे सेंटर ने जो ऑर्डिनेंस लाया है वह एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, भारत में एक फेडरलिज्म जो है संघवाद, उसका उल्लंघन करता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता को विभाजित करती है? जो लिस्ट का वर्णन है कौन सी अनुसूची में? तो यह है संविधान के 7वीं अनुसूची में। और टोटल 12 अनुसूचियां हैं संविधान में, और 7वीं अनुसूची में सेंटर और स्टेट के विषयों का विभाजन किया हुआ है। आज का अगला न्यूज है जीएसटी का जो विवाद चल रहा है। जीएसटी का जो कंपनसेशन, कल भी मैंने न्यूज में कवर किया था, 2-3 से कवर करता हूँ कि जीएसटी कंपनसेशन स्टेट द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन सेंटर द्वारा बोला है कि हमारे पास टैक्स कलेक्शन नहीं, इसलिए हम नहीं दे पाएंगे। तो उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है कि जीएसटी के जो गैप हो रहा है, राज्यों को जो नहीं मिल पा रहा है, तो सेंटर को, केंद्र को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल के देना चाहिए स्टेट को। ये एक विचार व्यक्त किया गया है एक आर्टिकल में। तो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में बता दूं कि जैसे भारत सरकार के जितने भी टैक्स कलेक्शन होते हैं, वो एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसमें जाता है। और 2 और फंड होते हैं, एक होता है कंटिजेंसी फंड और तीसरा होता है पब्लिक अकाउंट। तो जितने भी लेन देन होते हैं 3 तरह के अकाउंट से होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक फंड। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी टैक्स कलेक्शन होते हैं इसमें जाते हैं, और कंटिजेंसी फंड में वो पैसे रखे जाते हैं जो कि किसी भी आकस्मिक स्थिति में सरकार को लग सकता है, और पब्लिक अकाउंट में पब्लिक मनी होते हैं। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में सही विकल्प क्या है? तो इसमें से सारे सही है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, संविधान के आर्टिकल 266 में वर्णित है। 266 ये ध्यान रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को 266 में लिखा गया है। और इसके जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एक चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर रहता है। एक्चुअली होता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से जितने भी आपको कुछ खर्चे करने होते हैं, एक्सपेंडिचर करने होते हैं, तो उसके लिए पार्लियामेंट की सहमति लेनी होती है। जैसे बजट जो होता है, तो बजट एक तरह से सहमति है। जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने की सहमति ली जाती है पार्लियामेंट से। लेकिन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसके लिए पार्लियामेंट के मंजूरी की जरूरत नहीं होती है, उसी को हम लोग चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर में होता क्या है, जैसे प्रेसिडेंट के सैलरी, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, उनके खर्चे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके खर्चे एक चार्ज में आते हैं। इनके लिए पार्लियामेंट के वोट की जरूरत नहीं पड़ता है। और 2 तरह के और फंड है कि जितने भी कंटिजेंसी
फंड होते हैं जिसका आकस्मिक है उनको कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। तो ये सभी सही है। आज का अगला न्यूज है कि एनएचआरसी जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उन्होंने नोटिस जारी किया है जेएन के डीजीपी को। कोई एनकाउंटर हुआ था अभी कुछ आतंकवादियों का, तो उसके बारे में ट्वीट किया था डीजीपी जेएनके के। तो उस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इनको नोटिस जारी किया है। तो अभी एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स के वर्तमान अध्यक्ष एचएल दत्तू हैं। एनएचआरसी का गठन 1993 में हुआ था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट मानव अधिकारों के सुरक्षा का अधिनियम 1993 में पारित हुआ और उसी के तहत एनएचआरसी का गठन हुआ था, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसके वर्तमान अध्यक्ष एचएल दत्तू हैं। और जो फॉर्मर सीजीआई होते हैं, जो निर्वर्तमान जो होते हैं, जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वही इसके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये फॉर्मर जो सीजीआई एचएल दत्तू हैं उनके भी वर्तमान अध्यक्ष हैं एनएचआरसी के। आज का अगला न्यूज है जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी है महासचिव एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने इंडिया के जो कोल सब्सिडी है, इंडिया में जो कोल के लिए सब्सिडी दी जाती है कोल माइनिंग वगैरह के लिए, तो उसका उन्होंने निंदा किया है। बोलता है कि ये कोल एनर्जी है वो पोल्यूट करती है वातावरण को, तो इसे हमें बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, उसके बदले हमें स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ावा की ओर जाना चाहिए। तो ये संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस जो भी हैं उनका बयान है। उन्होंने दिल्ली में बयान दिया है टेरी द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका फुल है द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, काफी एक जाना माना संस्था है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो उसी के सेमिनार में बोल रहे थे संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस। और इसी से रिलेटेड है कि जो भारत में स्वच्छ ऊर्जा के लिए जो प्लान चल रहा है, तो 5 लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के कैपेसिटी को इंस्टॉल करने का इंडिया ने लक्ष्य रखा है। वो किस वर्ष तक? 2030 तक 5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया। आज का अगला न्यूज है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एचएएल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसमें 15% हिस्सेदारी बेचने की बात कही है। 15% हिस्सेदारी, तो ये होगा कि हाल ही में किस गवर्नमेंट ने किस कंपनी में 15% हिस्सेदारी बेचने की फैसला किया है? तो एचएएल। अब एचएएल का हेडक्वार्टर क्या है? एचएएल का हेडक्वार्टर बंगलोर में। और बंगलोर के बारे में आपको बता दूं, बंगलोर को गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बंगलोर को बोला जाता है क्योंकि वहाँ काफी फेमस गार्डन्स वगैरह हैं। और बंगलोर के पास ही एक बनरघट्टा नेशनल पार्क है, बनरघट्टा नेशनल पार्क बंगलोर में। तो एचएएल का हेडक्वार्टर बंगलोर इज कॉल्ड गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। आज का अगला न्यूज है कि महानदी रिवर जो उड़ीसा में है, उसमें उसके जो अपर कैचमेंट, मतलब अपर कैचमेंट में जैसे नदी है, तो ऊपरी इलाका में काफी बारिश होने की वजह से नदी में बाढ़ के खतरा मंडरा रहा है। उड़ीसा में काफी भारी बारिश हो रही है जिसके वजह से महानदी, तो महानदी कहाँ है? उड़ीसा में। और महानदी पर एक डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम, तो इसके बारे में बताना है। तो हीराकुंड डैम के बारे में ये है कि उड़ीसा के संबलपुर जिले के महानदी में बना हुआ है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यह आपको हीराकुंड डैम के बारे में याद रखना है। आज का अगला जो न्यूज है, कांग्रेस ने बोला है कि जो भी संसद के जो सत्र चालू होने वाले हैं, तो उसमें ये बात किया जा रहा है, जो ओम बिरला है जो स्पीकर हैं लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने बोला है कि जो क्वेश्चन आवर वगैरह हैं इनको कम कर दिया जाएगा। तो उन्होंने प्रश्नकाल में कटौती न करें, ऐसा कांग्रेस का कहना है कि प्रश्नकाल में कटौती नहीं किया। तो व्हाट इज प्रश्नकाल, व्हाट इज क्वेश्चन आवर? तो क्वेश्चन आवर क्या होता है कि जैसे संसद सुबह में स्टार्ट होता है, संसद का जो बैठक है, तो उसका जो पहला घंटा, पहला जो आवर है उसको हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। और 1 घंटा होने के बाद आधा घंटा के लिए जो सेशन चालू होता है उसको हम 0 आवर बोलते हैं। ये ध्यान रखना, 0 आवर और क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर 1 घंटे के लिए, उसके बाद का आधा घंटा 0 आवर। और क्वेश्चन आवर में किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए 10 दिन के नोटिस देना अनिवार्य है किसी भी सदस्य को। ये सब इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्नकाल 1 घंटे का होता है। आज का अगला जो न्यूज है कि जापान के जो पीएम है शिंजो अबे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। जापान के पीएम शिंजो अबे, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। तो जापान के जो इस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है
जो पार्लियामेंट है सॉरी उसको डाइट बोलते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जापानी संसद को डाइट बोलते हैं। भैया 1947 में बना था संसद, और 1947 से पहले यहाँ राजघराने का शासन होता था, उसको बोलते थे मीजी कॉन्स्टिट्यूशन, मीजी का संविधान। ये एक्चुअली राजघरानों का संविधान था। और जो मॉडर्न संविधान है 1947 से लागू है, और इसके संसद को डाइट बोला जाता है। और उसी से जापान से रिलेटेड है ओरिगामी। ओरिगामी आपने काफी सुना होगा, आप करते भी होंगे। तो ओरिगामी एक पेपर फोल्डिंग आर्ट है, पेपर को फोल्ड के तरह तरह की चीजें बनाई जाती है। तो किस देश में उत्पन्न हुआ था? तो ये है जापान। जापान में ओरिगामी आर्ट उत्पन्न हुआ था, पेपर फोल्डिंग आर्ट। आज का अगला जो न्यूज है क्या संबंधित है कि कोविड-19 जो चेन्नई सुपर किंग्स के जो सपोर्ट स्टाफ है, एक प्लेयर को कोरोना हो गया है। तो ये न्यूज है। और इसी से रिलेटेड है कि आईपीएल का जो दुबई में अभी आईपीएल होने वाला है, और आईपीएल का कौन सा संस्करण है? तो ये आईपीएल का 13वां संस्करण जो दुबई में होने जा रहा है। तो ये सारे न्यूज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल द फुल आंसर दिया हुआ है। और इस तरह से जो रिलेवेंट जो करंट न्यूज होते हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट एंड ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं इस पे हम लाते हैं। तो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब एंड स्प्रेड दिस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।